गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग नए टॉपिक रीजनिंग के नए टॉपिक पे बात करेंगे और हमारा जो नया टॉपिक है वो है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म बोलते हैं जिसको इंग्लिश में तो सिलोलिज्म बोलते हैं और हिंदी में देखा जाए तो न्याय निगमन कहा जाता है, न्याय निगमन। और अगर हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं बच्चों तो इस टॉपिक में देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। इसको पढ़ने के कई सारे तरीके हैं। कुछ लोग वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको 616 रूल से पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको 115 से पढ़ते हैं। तो फिलहाल आइए मैं 1 बाई 1 करके आपको बताता हूँ ये होता क्या है। सिलोलिज्म यानी न्याय निगमन अगर देखा जाए तो इस टॉपिक के अंतर्गत दो या दो से अधिक कथन दिए जाते हैं। दो या दो से अधिक कथन दिए जाते हैं। दो या दो से अधिक कथन दिए जाते हैं। दो या दो से अधिक कथन दिए जाते हैं जिसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिया जाता है। जिसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं या दिया जाता है। कुछ निष्कर्ष दिया जाता है। कुछ निष्कर्ष दिया जाता है दिए गए कथन को सत्य मानकर दिए गए कथन को सत्य मानकर हमें यह ज्ञात करना होता है। हमें यह ज्ञात करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः सही है। कौन सा निष्कर्ष जो है पूर्णतः सही है। कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः सही है। ठीक है, यानी देखा जाए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने आपसे ये कहा कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत दो या दो से अधिक कथन होंगे और कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष होंगे और दिए गए कथन को सत्य मानते हुए हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष हमारा पूर्णतः सही है। कथन के आधार पे ही हमें निष्कर्ष निकालना होता है। अब जो कथन दिया रहेगा उसको हमें सत्य मानना है। जैसे लिख देगा कुछ बेंच कुर्सी हैं तो हमें मानना होगा कि कुछ बेंच कुर्सी हैं। अब आप सोचिएगा नहीं कि बेंच कुर्सी कैसे हो सकते हैं, या कुछ लड़के जो हैं वो क्या है सिपाही हैं, या कुछ बल्ब जो है ट्यूबलाइट हैं। तो ये बिल्कुल सोचना नहीं कि बल्ब ट्यूबलाइट कैसे हो सकती है, क्योंकि कथन में दिया है इसलिए उसको हमें क्या मानना होगा, सत्य मानना होगा। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत दो या दो से अधिक कथन दिए जाते हैं जिसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिया जाता है। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए हमें यह ज्ञात करना होता है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष पूर्णतः क्या है, सही है। ठीक है, अब आइए देखा जाए, इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम लोग 4 प्रकार के कथन प्रयोग करते हैं। इस प्रश्नावली के अंतर्गत 4 प्रकार के कथन प्रयोग किए जाते हैं। 4 प्रकार के कथन प्रयोग किए जाते हैं। 4 प्रकार के कथन प्रयोग होते हैं या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। 4 प्रकार के कथन प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए देखा जाए, पहला जो है जिसको ए टाइप कहा जाता है,
पहला है जिसको ए टाइप कहा जाता है, उसके स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, इस तरीके से होगी कि स्टार्ट सभी से होता है और यहां लिख देगा, जैसे ये कहेगा कि सभी पेन जो हैं पेंसिल हैं, सभी पेन जो है बच्चों क्या है, पेंसिल हैं। अगर सभी पेन पेंसिल हैं, अगर इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी कथन होगा, तो हमेशा ए टाइप का माना जाता है। तो सभी पेन पेंसिल है ये कह रहा, यानी कथन की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, सभी से होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव कहा जाता है। यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, जिसको हिंदी में कहा जाए तो सार्वभौमिक सकारात्मक, सार्वभौमिक सकारात्मक, सार्वभौमिक सकारात्मक, ठीक, सार्वभौमिक सकारात्मक यूनिवर्सल पॉजिटिव कहा जाता है। और इसका डायग्राम देखेंगे, इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनेगा, जैसे ये कह रहा है कि सभी पेन, सभी जो पेन हैं वो पेन क्या है, पेंसिल है, सभी पेन क्या है बच्चों, पेंसिल है, ये कह रहा है इस तरीके से। ठीक है, हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा है कि पहला जो कथन होता है वो ए टाइप का होता है और ए टाइप का जो भी कथन होता है उस कथन की शुरुआत सभी से होती है और सकारात्मक यानी है की बात करेगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं। और इसका डायग्राम देखा जाए बच्चों तो इस तरीके से बनता है, सभी पेन यानी पेन का जो हिस्सा है वो कहाँ होना चाहिए, पेंसिल के अंतर्गत आना चाहिए, तो पेन, सभी पेन क्या है, पेंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखा जाए सभी के लिए कुछ और शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द कुल आता है, अगर कुल देखा जाए तो कुल पेन पेंसिल है, तो कुल का मतलब भी यहाँ क्या होता है बच्चों, सभी से ही होता है, कुल हो सकता है, या फिर यहाँ पर बोल देगा कुल होगा, या पर यहाँ आपको ये प्रत्येक बोल सकता है, प्रत्येक पेन पेंसिल है, तो प्रत्येक का मतलब भी क्या होता है, सभी ही होता है। या फिर आपसे कह देगा कि 100%, 100% का मतलब भी क्या है, सभी है। या फिर आपको नाम समूह बोल देगा, नाम समूह, जैसे लिख दिया जाए कि बेंच कुर्सी हैं, तो बेंच का मतलब किसी एक बेंच की बात नहीं कह रहा है, समुदाय की बात कर रहा है। जैसे ये कह दिया जाए कि लड़के ईमानदार हैं, तो अगर लड़के ईमानदार हैं तो लड़के का मतलब पूरे जात की बात हो रही है, उस पूरे ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए वहां पर ए टाइप का माना जाता है। पूरी बात यहां अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। हमने बताया कि 4 प्रकार के कथन होते हैं। पहला आपने देखा कि ए टाइप का होता है, और ए टाइप का कथन किस प्रकार से होता है, जहां सभी से स्टार्ट हो और सकारात्मक है लगा होना चाहिए, जैसे सभी पेन पेंसिल हैं। और हमने कहा कि सभी के लिए कुछ और शब्दों का भी यूज किया जाता है, जैसे कुल, प्रत्येक, 100%, नाम समूह। जैसे ये कह दिया जाए कि सभी पेन पेंसिल हैं, कुल पेन पेंसिल हैं, प्रत्येक पेन पेंसिल है, 100 पेन पेंसिल है, या पेन पेंसिल है लिख दिया जाए, तो ये जितने भी कथन होंगे वो किस टाइप के होंगे बच्चों, ए टाइप के होते हैं। ये ए टाइप की पहचान होती है। क्या पहचान होती है कि सभी के साथ जो हमारा कथन होना चाहिए वो सकारात्मक यानी है की बात करने वाला होना चाहिए। और आप देखोगे कि प्रत्येक कथन में आप ये देखेंगे बच्चों की प्रत्येक कथन में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है, या यूं कह लें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो आपको हर कथन में मिलेंगे। और ये भी जान लीजिए कि जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट माने कर्ता, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा वही यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है। सभी पेन पेंसिल है, पेन के बारे में कहा जा रहा है, पेन यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट को जो भी रिप्लेस किया जाए वो प्रेडिकेट होता है। तो पेन को पेंसिल कहा है, इसलिए पेंसिल यहाँ पर प्रेडिकेट है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले होगा वो सब्जेक्ट यानी हिंदी में कर्ता होता है। सब्जेक्ट यानी जिसको हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता है,
प्रेडिकेट जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विधेय कहा जाता है। ठीक, यानी जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होगा और जो बाद में आता है वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो जैसे ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखा जाए तो दूसरा जो कथन होता है वो इस तरीके से होता है, ई टाइप का होगा। दूसरा कथन क्या होता है, ई टाइप का होता है। ठीक, ई टाइप का होता है। और आप देखेंगे कि इसकी पहचान जो होता है वो कोई के साथ लिखा होता है। जैसे ये बोलेगा कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, कोई पेन जो है पेंसिल नहीं है। अगर इस तरीके का कोई भी होता है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, अगर इस तरीके का बोला है तो हमेशा क्या होगा, ई टाइप का होगा। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कोई के साथ नहीं लगा है, इसलिए ये जो होता है यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। यूनिवर्सल क्या होता है, नेगेटिव होता है। यूनिवर्सल नेगेटिव होगा। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी सार्वभौमिक नकारात्मक होता है। सार्वभौमिक नकारात्मक होता है बच्चों। नकारात्मक का मतलब ये जिसमें लास्ट में है, नहीं है लिखा हो। आप देख रहे हैं कि यहां पर नहीं है लिखा है, और इसका अगर डायग्राम देखना चाहेंगे तो इसका जो डायग्राम बनता है वो ये होगा। कह रहा है कि कोई पेन, यानी पेन का कोई भी हिस्सा पेंसिल नहीं है तो पेन अलग होगा और पेंसिल अलग हो जाएगा। कह रहा है कि कोई भी पेन पेंसिल नहीं है तो पेन अलग होगा और पेंसिल अलग हो जाएगा। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी हो सकता है, यहां सभी भी लग सकता है, सभी भी हो सकता है, कुल भी हो सकता है, प्रत्येक भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे भी यहां हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ज्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वो कोई से स्टार्ट होता है ज्यादातर, क्योंकि कोई का जो भी हम यूज करते हैं वो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए करते हैं, कभी पॉजिटिव के लिए नहीं करते। कभी आपने ये नहीं, आप कभी ये लिखा नहीं पाएंगे कि कोई पेन पेंसिल है, कोई पेन पेंसिल है, ये कभी नहीं लिखा पाएंगे। जब भी पाएंगे तो कोई पेन पेंसिल नहीं है, यानी कोई जब भी लिखा होता है बच्चों तो उसके साथ नहीं है यानी नेगेटिव जुड़ा होता है। कोई जब भी लिखा होता तो उसके साथ क्या जुड़ा होता है, नहीं है लिखा होता है। ठीक है, तो कोई के साथ क्या नहीं है होता है तो वो क्या हो जाता है, हमेशा ये मान लीजिए कि कोई के साथ नहीं होता है तो वो क्या होगा कि ई टाइप का होता है। हमने आपसे कहा कि यहां भी इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि कोई का मतलब जैसे ये कहा जाए कोई लड़का ईमानदार नहीं है, तो कोई लड़का ईमानदार नहीं है मतलब सभी की बात हो रही वहां। ठीक है, तो ऐसे सभी पेन पेंसिल नहीं है कह सकता है, कुल पेन पेंसिल नहीं है कह सकता है, प्रतीक पेन पेंसिल नहीं है कह सकता है, 100% पेन पेंसिल नहीं है, ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और डायग्राम आप देख रहे हैं कि डायग्राम जो बनेगा बच्चों इस तरीके का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखा जाए। तीसरा जो होता है, तीसरा देखा जाए तो तीसरा जो होता है वो होता है आई टाइप का। तीसरा जो होगा वो आई टाइप का होता है, और आई टाइप का जो भी होगा वो इस तरीके से लिखा रहेगा, लिख देगा कि कुछ बेंच जो है कुर्सी है, कुछ बेंच कुर्सी है, कुछ बेंच कुर्सी है। और यहां चूंकि कुछ लगा है इसलिए पार्सली होता है, और है की बात करता है इसलिए पॉजिटिव होता है। यानी अब देखा जाए तो इसे आंशिक सकारात्मक कहा जाता है, इसको आंशिक सकारात्मक कहा जाता है, आंशिक सकारात्मक कहा जाता है। पार्सली पॉजिटिव आंशिक सकारात्मक कहा जाएगा।
और इसका जो डायग्राम होता है बच्चों, डायग्राम इसका इस तरीके से बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं, कह रहा है कि कुछ बेंच कुर्सी हैं, यानी बेंच होगा और यहाँ पर कुर्सी होगा। और आपने देखा, क्या देखा कि कुछ बेंच कुर्सी हैं, तो बेंच का कुछ हिस्सा क्या है, कुर्सी में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तीसरे कथन में, जो कि आई टाइप का कथन है, उसमें लिखा है कि कुछ बेंच कुर्सी हैं, यानी कुछ के साथ है लगा है, तो यानी कुछ पोर्शन जो बेंच का है वो कुर्सी में दिखाया जाएगा। ठीक है। अब कुछ के लिए कई और शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे यहां पर कम से कम कुछ कह सकता है, कम से कम कुछ, कम से कम कुछ कह सकता है। यहां पर कम से कम कुछ कह सकता है, 50% कह सकता है। ठीक है। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे कुछ बेंच कुर्सी हैं, या कम से कम कुछ बेंच कुर्सी हैं, या 50% बेंच कुर्सी हैं, अगर इस तरीके का प्रयोग करता है तो हमेशा आई टाइप का माना जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरीके का बनता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथा देखा जाए। चौथा जो कथन होता है 4 टाइप्स का, चौथा वो होता है ओ टाइप का, AEIO टाइप का होता है। और ओ टाइप का जो भी कथन होगा वो कुछ से शुरू होगा। जैसे ये कह दिया जाए कि कुछ जो है बल्ब, कुछ बल्ब जो है CFL नहीं है, कुछ बल्ब जो है CFL नहीं है, ये कहा जाए, यानी कुछ बल्ब CFL नहीं है बोला जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या देखें, यहाँ पर कुछ के साथ नहीं है लिखा है, तो यानी ये देखा जाए तो ये क्या होगा, पार्सली हो जाएगा, पार्सली। फिर ये क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि नहीं लिखा है, पार्सली निगेटिव होगा। यानी जिसको हिंदी में कहा जाए, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, आंशिक नकारात्मक कहा जाता है, आंशिक नकारात्मक कहा जाएगा, आंशिक नकारात्मक कहा जाएगा, पार्सली निगेटिव आंशिक नकारात्मक कहेगा। ठीक है। और इसका अगर हम डायग्राम देखते हैं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएगा। जैसे ये कह रहा है कि कुछ बल्ब जो हैं CFL नहीं है, तो ये बल्ब ले लेते हैं और यहाँ पर CFL ले लेते हैं, या यही डायग्राम कुछ इस तरीके से भी बनता है। यहाँ पर बल्ब लेते हैं और यहाँ पर CFL ले लेते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है कुछ बल्ब CFL नहीं है, यानी बल्ब का ये वाला हिस्सा जो है वो CFL के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, पहली बात दिमाग में यहाँ में ये सेट करना है कि जो ओ टाइप के होते हैं उनका जो डायग्राम होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जो जानकारी होती है वो फिक्स नहीं होती है। अब जैसे ये कह रहा है कुछ बल्ब CFL नहीं है, अब कुछ में 10% की, 20% की, 25 की, 30 की, 40 की, 70 कितने % बल्ब CFL नहीं है, ये हमें जानकारी नहीं है। इसलिए जब जानकारी नहीं है तो कुछ बल्ब CFL हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी के केस में बनते हैं। यानी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम दिखाया कि कुछ बल्ब को हमने CFL भी बना दिया, और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कोई भी बल्ब CFL नहीं है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है, कह रहा है सिर्फ और सिर्फ कि कुछ बल्ब CFL नहीं, तो यानी कुछ नहीं है। अब बचे हुए कुछ हैं या नहीं है उनके बारे में कोई यहाँ पर जानकारी नहीं दी है, कोई यहाँ कंफर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए आप इस तरीके के बना सकते हैं। यानी बच्चों आपने देखा, क्या देखा कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपने 4 प्रकार के कथन प्रयोग किए। पहला A टाइप, दूसरा E टाइप, तीसरा I टाइप, चौथा O टाइप। A टाइप की स्टार्ट होती थी सभी के साथ है लगता है, E टाइप का शुरुआत था सभी या कोई के साथ नहीं है लगता है, I की शुरुआत था कुछ के साथ है लगता है, और O की जो शुरुआत होती है वो कुछ के साथ क्या लगता है, नहीं लगता है। तो ये 4 प्रकार के कथन होते हैं। ठीक है। अब आइए हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें बच्चों, कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं,
ये तो स्टेटमेंट था, कथन की बात हो चुकी है। निष्कर्ष की बात करें तो जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा ना, कंक्लूजन की बात हो रही है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, CONCLUSION, कंक्लूजन जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, आपने देखा कि कंक्लूजन नेक्स्ट हेडिंग है। कंक्लूजन क्या होता है? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कंक्लूजन जो है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो डायरेक्ट कंक्लूजन होता है। पहला जो होता है वो डायरेक्ट कंक्लूजन होता है, और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। एक डायरेक्ट होता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहा जाता है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। और इनडायरेक्ट का मतलब देखा जाए तो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा, क्या देखा कि दो प्रकार के क्या होते हैं? निष्कर्ष होते हैं। निष्कर्ष यानी जो कंक्लूजन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कंक्लूजन है, जिसको हिंदी में हम लोग प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। दूसरा देखा जाए तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, जिसको हम जिसको हिंदी में क्या कर सकते हैं? इनडायरेक्ट को हम लोग अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है वो आइए देखा जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं समझाने के लिए। यहां पर हम सबसे पहले कहेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, पहले हम डायरेक्ट की बात करेंगे। डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन। अगर हम डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करते हैं, जब किसी एक कथन के प्रयोग से, जब किसी एक कथन के प्रयोग से, जब किसी एक कथन के प्रयोग से निष्कर्ष, जब किसी एक कथन के प्रयोग से निष्कर्ष निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, तो उसे डायरेक्ट कंक्लूजन कहा जाता है। आपने ये देखा बच्चों, कह रहा है कि जब किसी भी एक कथन के प्रयोग से कोई भी निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल से देख लें, सपोज दैट मैंने एक कथन लिख दिया, हमने यहां पर क्या लिख दिया? कथन लिखा। और यहां कथन जो है, ये पहला कथन ये लिख दिया जाए कि सभी बंदर जो हैं जंगली हैं, सभी बंदर जो हैं जंगली हैं, सभी बंदर जंगली हैं। और दूसरा हम लिख देते हैं ये कि सभी जंगली जो हैं वो जानवर हैं, सभी जंगली जो हैं जानवर हैं। ठीक है, और निष्कर्ष में ये लिख दिया जाए, निष्कर्ष में
पहला निष्कर्ष ये लिख दिया जाए कि कुछ जानवर जो हैं जंगली हैं, कुछ जानवर जंगली हैं। और दूसरा लिख दिया जाए कि कुछ बंदर जो हैं जंगली हैं, कुछ बंदर जो हैं जंगली हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए देखा जाए। आपने देखा कि यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया है, आपको ये समझाया है कि जब किसी एक कथन के प्रयोग से कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। जब किसी भी एक कथन के प्रयोग से अगर कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मैंने एक कथन लिखा है कि सभी बंदर जंगली हैं, सभी जंगली जानवर है। और जब भी कभी भी बच्चों क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन को हमेशा हम कहाँ से चेक करते हैं, निष्कर्ष से चेक किया जाता है। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो हमेशा क्वेश्चन को निष्कर्ष से चेक करिए। जैसे निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है कि कुछ जानवर जंगली हैं। अब हमें ये देखना है कि जानवर और जंगली क्या किसी एक कथन में हैं कि नहीं है। अगर जानवर और जंगली देखते हैं तो जानवर और जंगली, देखिए जंगली यहाँ था लेकिन जानवर यहाँ नहीं है। लेकिन इसमें देखा जाए तो जंगली और जानवर हैं, भले ही इसका स्थान चेंज हुआ उससे मतलब नहीं है। भाई आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानवर और जंगली किसी एक कथन में हैं। तो जब किसी एक कथन में है तो यानी किसी एक कथन के प्रयोग से ये निष्कर्ष निकालना है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन कहेंगे। अब जैसे दूसरा आप समझ रहे हैं कि डायरेक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि जानवर और जंगली किसी एक कथन में थे। तो जंगली और जानवर किसी एक कथन में थे, किसी एक कथन के प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जा रहा है, इसलिए ये निष्कर्ष जो होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहा जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो क्या लिखा है कि कुछ बंदर जो हैं जंगली हैं, कुछ बंदर क्या हैं, जंगली हैं। बंदर और जंगली देखा जाए तो बंदर और जंगली पहले वाले कथन में थे, बंदर यहाँ था जंगली यहाँ थे, यानी पहले वाले कथन को यहाँ पर उतारा है कहाँ पर, सेकंड वाले कंक्लूजन में। तो जब पहले ही कथन से बन रहा है यानी किसी एक कथन के प्रयोग से बनाया जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों जो निष्कर्ष होंगे बच्चों वो क्या होंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन होंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब मैंने ये बताया कि ऐसा निष्कर्ष जो किसी भी एक कथन के प्रयोग से बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन। देखिए जब भी पेपर में क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक के तो मिनिमम 2 या 2 से अधिक कथन होंगे। अब आप ये मत सोचिएगा कि एक कथन के प्रयोग से बनाया जा रहा है, तो यानी क्वेश्चन पेपर में हमेशा 2 या 3 कथन होंगे, लेकिन 2 या 3 में से किसी एक कथन का, चाहे वो पहले से, दूसरे से, तीसरे से, कोई भी कथन से अगर निष्कर्ष निकालता है, किसी एक कथन के प्रयोग से निकालता है बच्चों, तो ऐसा जो निष्कर्ष होता है, ऐसा जो कंक्लूजन होता है, उसे हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, कंफर्म हो चुके होंगे सभी लोग कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है। ठीक है, अब आइए इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनडायरेक्ट कंक्लूजन, इनडायरेक्ट कंक्लूजन देखते हैं। इनडायरेक्ट कंक्लूजन इनडायरेक्ट का मतलब होता है जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहा जाता है। ठीक है, जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष ये क्या होगा, जब दो या दो से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक कथनों के प्रयोग से, कथनों के प्रयोग से, जब 2 या 2 से अधिक कथनों के प्रयोग से, कथनों के प्रयोग से
से कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, कोई निष्कर्ष जो है, कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, निकाला जाता है, तो उसे इनडायरेक्ट, तो उसे इनडायरेक्ट कंक्लूजन, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहा जाता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहा जाता है। ठीक, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहा जाता है। आइए देखा जाए बच्चों, हमने क्या लिखा है। हमने ये लिखा है कि जब दो या दो से अधिक कथनों के प्रयोग से कोई भी निष्कर्ष निकाला जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कथनों के प्रयोग से कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो उसे हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लें, अगर एग्जाम्पल में हम बात करें तो पहला यहाँ कथन है, पहला कथन ये लिख दिया जाए, ये कथन है, स्टेटमेंट है। पहला कथन है, ये लिख दिया जाए कि सभी सिपाही बहादुर हैं, सभी सिपाही बहादुर हैं। और दूसरा, सभी बहादुर यहाँ देशभक्त हैं, सभी बहादुर देशभक्त हैं, सभी बहादुर देशभक्त हैं। और अगर हम निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो पहला कंक्लूजन ये है, पहला कंक्लूजन है कि सभी सिपाही देशभक्त हैं, सभी सिपाही देशभक्त हैं। और दूसरा ये लिख दिया जाए कि कुछ देशभक्त जो हैं सिपाही हैं। तो आइए बच्चों देख लिया जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कथन दिया है, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिए। आपने देखा कि पहला जो कथन है वो कह रहा है सभी सिपाही बहादुर हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि सभी बहादुर क्या हैं, देशभक्त हैं। पहला सभी सिपाही बहादुर हैं, दूसरा सभी बहादुर देशभक्त हैं। निष्कर्ष देखा जाए तो सभी सिपाही देशभक्त हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सिपाही और देशभक्त है। अगर हम देखें तो सिपाही यहां था लेकिन देशभक्त यहां नहीं है। दूसरे में देखा जाए तो यहां देशभक्त है लेकिन सिपाही नहीं है। तो यानी आपने देखा कि जो एक निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, किसी एक कथन में नहीं है। ना ही पहले कथन में दोनों मैच कर रहा है, ना ही दोनों जो है दूसरे वाले कथन में मैच कर रहा। अगर देखा जाए तो सिपाही इधर से मैच कर रहा था, देशभक्त इधर से मैच कर रहा। यानी पहले वाले कथन से सिपाही, दूसरे वाले कथन से देशभक्त, यानी दोनों कथनों के प्रयोग से ये निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों। तो ऐसा जो निष्कर्ष होता है उसी को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इनडायरेक्ट होता क्या है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा निष्कर्ष जो दो कथनों के प्रयोग से निकलता हो, किसी एक कथन के प्रयोग से नहीं, दो कथनों के। जैसे यहां पर आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं कि सिपाही और देशभक्त दिया था, तो सिपाही देशभक्त ना तो पहले वाले में मैच कर रहा है ना ही दूसरे वाले में। पहले वाले में सिर्फ सिपाही मैच कर रहा है, दूसरे वाले में सिर्फ देशभक्त में, यानी पहले और दूसरे को मिलाकर बनाया जा रहा है बच्चों। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखा जाए तो क्या लिखा है, कुछ देशभक्त सिपाही हैं लिखा है। सिपाही देखिए, देशभक्त सिपाही देखते हैं, देशभक्त सिपाही ना तो पहले मैच कर रहा है ना ही दूसरे मैच कर रहा।
देशभक्त यहाँ से और सिपाही यहाँ से मैच कर रहा है, अर्थात बच्चों दोनों कथनों के प्रयोग से बनाया जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको अब सभी लोगों को एकदम बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा क्या, कि निष्कर्ष कितने होते हैं, दो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी एक कथन के प्रयोग से अगर निष्कर्ष निकलता है तो उसे बच्चों डायरेक्ट बोलते हैं, और एक से अधिक यानी 2 या 3 कथनों के प्रयोग से अगर कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात कंफर्म होगा। डायरेक्ट यानी आपका एडमिशन हुआ है, इनडायरेक्ट यानी किसी के थ्रू हुआ है। तो ये दो चीजें हैं। फिर से एक बार, जितनी चीज हम बता रहे हैं वो हम आपको लिख देते हैं, यहाँ समझा देते हैं, क्योंकि ये देखिए इस टॉपिक का ये बेसिक है बच्चों, और अगर बेसिक आपको नहीं कंफर्म होगा, कथन के बारे में नहीं जानकारी होगी, निष्कर्ष के बारे में नहीं जानकारी होगी, तो आपको थोड़ी सी समस्या होती है। इसलिए इस पहले लेक्चर को, जो इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट है, उसको बिल्कुल अच्छे से आप दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको नहीं कंफर्म होगा बच्चों तो क्वेश्चंस लगाने में आपको बिल्कुल समस्या होगी, ये हमेशा मान लीजिए। ठीक है, तो ये एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या सेट करना है कि इस टॉपिक का जो आपने देखा, क्या देखा कि मैंने बताया कि पहले कथन के बारे में बताया कि जो कथन है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 बाई 1 करके मैंने यहाँ आपको समझाया है। ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने आपको इसी के बारे में यहाँ बताया। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि जब तक बच्चों आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि कौन सा कथन किस टाइप का है, तब तक आपको समस्या होगी, ये मान लीजिए। इसलिए सबसे पहले एक बार तो मैंने लिख के यहाँ समझाया ही था, दूसरी बार मैं रिकेप भी कर दे रहा हूँ, एकदम कंफर्म कर लीजिए अपने आप को, एकदम क्लियर हो जाइए कि कौन सा कथन किस टाइप का होता है। तो मैंने अभी आपसे बताया कि 4 प्रकार के कथन होते हैं इस पूरे टॉपिक में। आप इस पूरे टॉपिक में क्वेश्चन लगाते समय देखेंगे कि यही 4 कथन मिलेंगे, कोई 5वां कथन आपको नजर नहीं आएगा। 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 निगेटिव होते हैं, एक सभी के साथ पॉजिटिव होता है, एक कुछ के साथ पॉजिटिव होता है, एक सभी के साथ नहीं लगता है निगेटिव होता है, और एक कुछ के साथ क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव यानी 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। बाकी हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि कथन 2 ही होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब वो जो है की बात करेगा, और नकारात्मक का मतलब वो जिसमें नहीं है लिखा होता है। तो इतनी सी बात तो आपको कंफर्म ही होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने ये बताया कि ए टाइप का कथन और ए टाइप का जो भी कथन होता है, आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग किससे होनी है, सभी से होनी है, और कथन में क्या लगेगा, है लगेगा, जिसको हम यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं, सार्वभौमिक सकारात्मक कहते हैं, सबके साथ यानी सभी के साथ है लगना होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि डायग्राम इस तरीके से होता है, यानी सभी पेन पेंसिल है। अब आप देख रहे हैं कि सभी की जगह कुछ और शब्दों का भी यूज हो सकता है, जैसे कुल हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, 100% हो सकता है, नाम समूह का मतलब सीधे सीधे लिख सकता है कि पेन पेंसिल है। अगर पेन पेंसिल है लिखा है तो भी वो क्या होगा, ए ही टाइप का होगा, क्योंकि एक पेन की बात नहीं हो रही, पूरे पेन समूह की बात होने लगती है। ठीक है, दूसरा हमने आपसे क्या बताया बच्चों कि दूसरा जो होता है वो ई टाइप का होता है। ई टाइप में आपने देखा कि कोई के साथ क्या लगता है, नहीं है लगेगा, कोई के साथ क्या लगेगा, नहीं है लगेगा। अब कोई के साथ नहीं है लगेगा तो वो ई टाइप का होगा, इसे यूनिवर्सल नेगेटिव कहा जाता है, यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। अब आपने देखा कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, यानी पेन का हिस्सा, पेन का कुछ भी हिस्सा या कोई भी हिस्सा पेंसिल में नहीं होगा, दोनों अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। तो सभी, कुल, प्रत्येक, 100% का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पे, आई टाइप का। और आई टाइप का आपने देखा कि कुछ बेंच क्या है, कुर्सी हैं, कुछ बेंच कुर्सी हैं, या कम से कम कुछ बेंच कुर्सी हैं, या 50% बेंच कुर्सी हैं। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है मित्रों तो आई टाइप का होता है। ये पार्शली पॉजिटिव होते हैं, जिसको आंशिक सकारात्मक बोलते हैं। आंशिक का मतलब कुछ हिस्से की बात करता है, और आप देख रहे हैं कि डायग्राम में कि बेंच का कुछ हिस्सा कहाँ है, कुर्सी में है। आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा कि चौथा जो टाइप है वो ओ टाइप का है। इसमें क्या लिखा है, कुछ बल्ब CFL नहीं है,
कुछ के साथ नहीं है लगा है, यानी ये पार्शली निगेटिव हो जाते हैं। और आपने देखा कि जो डायग्राम बनेंगे वो इस तरीके से बनेगा कि ये कह रहा है कि कुछ बल्ब जो है CFL नहीं है, तो कुछ तो नहीं है, यानी कुछ नहीं है ये कंफर्म है, लेकिन जो बचे हुए कुछ हैं वो हैं कि नहीं है वो कंफर्म नहीं है। इसलिए हमने डायग्राम दो तरीके से बनाया, बचे हुए बल्ब CFL हो भी सकते हैं या बचे हुए बल्ब भी CFL नहीं हो सकते हैं। तो ये चार प्रकार के कथन होते हैं। इसके बाद हमने बताया कि जो हमारा निष्कर्ष होगा बच्चों वो दो प्रकार का होता है। पहला हमने बताया कि डायरेक्ट होता है, दूसरा हमने बताया कि इनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है वो भी हमने बताया। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी एक कथन के प्रयोग से निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे हम डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। जब किसी भी एक कथन के प्रयोग से अगर निष्कर्ष निकाला जाता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है, क्या बताया था, जैसे आप देख रहे हैं कि निष्कर्ष क्या लिखा है, कुछ जंगली जानवर जंगली हैं, जानवर और जंगली देखा जाए तो यहाँ जानवर और जंगली किसी एक कथन में थे, किसी एक कथन में थे। अब ये मत समझना जंगली यहाँ है जानवर यहाँ नहीं, पहले हमें यही देखना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, और पहले हम डायरेक्ट ढूंढते हैं। अगर किसी एक कथन से मिल रहा है तो दूसरे वाले कथन को देखने की जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं जंगली इधर मिल रहा है, जानवर इधर मिल रहा है, भले ही इनका स्थान आपस में इंटरचेंज हो, उससे मतलब नहीं है। अब आप देख रहे हैं जंगली और जानवर किसी एक कथन में मिल रहा था और जंगली जानवर किसी एक कथन में है, तो इसलिए ये निष्कर्ष जो होगा बच्चों क्या होगा, वो डायरेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। दूसरा इसी तरीके से लिखा है, कुछ बंदर जंगली हैं। अब बंदर यहाँ देखा जाए, जंगली इधर देखा जाए, अब जंगली इधर मत देखिएगा, बंदर यहाँ था जंगली इधर था, तो आपने देखा क्या देखा कि दोनों एक ही कथन में मिल रहे थे। और जब दोनों बच्चों एक ही कथन में मिलता है तो ऐसा जो निष्कर्ष होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। इसके बाद आगे हमने बताया, जैसे अगला बताया इनडायरेक्ट की बात करते हैं। और इनडायरेक्ट में आपने देखा क्या देखा कि जब दो या दो से अधिक कथनों के प्रयोग से, जब दो या दो से अधिक कथनों के प्रयोग से अगर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल देखा, क्या देखा कि सभी सिपाही देशभक्त हैं। अभी सिपाही और देशभक्त देखें तो सिपाही बच्चों इधर है लेकिन देशभक्त इधर नहीं, देशभक्त इधर है लेकिन सिपाही यहाँ नहीं। आपने देखा कि सिपाही और देशभक्त, सिपाही और देशभक्त ना ही पहले कथन में मैच कर रहे हैं और ना ही दूसरे कथन में मैच कर रहे हैं। सिपाही यहां से मैच कर रहा है, देशभक्त इधर से मैच कर रहा है। तो आपने देखा क्या देखा कि सिपाही इधर से था, देशभक्त इधर से था, दोनों अलग अलग कथनों के प्रयोग से बने थे। और जब दोनों अलग अलग कथनों के प्रयोग से बनते हैं तो उससे हम बच्चों क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार आगे आप देख सकते हैं, कुछ देशभक्त सिपाही है लिखा है। अगर देशभक्त देखा जाए तो देशभक्त इधर है और सिपाही देखें तो इधर है, यानी अभी भी आप देख रहे हैं कि देशभक्त और सिपाही ना ही पहले कथन में मैच कर रहा है और ना ही दूसरे कथन में मैच कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। इतनी बात दिमाग में एकदम जेहन में आप बैठा लेंगे तो आप देखेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चंस में करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि बहुत सारे बुक जो हैं वो वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू बच्चों गलती ज़्यादा होती है। मैं भी आपको बता सकता हूं, बट आप कहोगे सर सारे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। निगेटिव वाले देखिए, पॉजिटिव वाले तो वेन डायग्राम से इजी वे में लग जाते हैं, वेन डायग्राम से आप देखोगे कि इजी वे में लग जाते हैं। बट निगेटिव वाले जो होते हैं, पॉजिटिव वाले तो इजी वे में लग जाते हैं, लेकिन जो निगेटिव वाला होता है बच्चों, निगेटिव वाले में आप देखोगे कि थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, क्योंकि निगेटिव वाला कंफर्म नहीं होता। जैसे कुछ बच्चे ईमानदार नहीं हैं, तो यानी कुछ तो कह रहा नहीं है लेकिन बचे हुए कुछ के बारे में भी जानकारी नहीं दे रहा, और कुछ का मतलब भी 1% से लेकर 99% तक होता है। भाई 60% माने कि 70 माने कि 85 माने कि 20 माने, ये भी नहीं कंफर्म है। तो इसलिए ज़्यादातर होता क्या है कि निगेटिव वाले के लिए जो होता है बच्चों, वो डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम जो होता है, वो थोड़ा सा गलत होने लगता है। तो हम आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी बता सकता हूं, और रूल्स भी होते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। जैसे 115 रूल होता है,
और सेक्शन 16 होता है, तमाम सारे रूल्स होते हैं, उनके थ्रू भी इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप इतनी ही चीजें सीख रहे हैं। आपने ये सीखा कि कथन और निष्कर्ष क्या होता है। कथन के आधार पर कथन में आपने देखा कि निष्कर्ष, कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया कि इस टॉपिक में आप देखोगे कि जो हमारा निष्कर्ष होता है वो कथन के आधार पे कथन को सत्य मानते हुए हमें निकालना होता है। ठीक है, तो इतनी बात बिल्कुल दिमाग में एक 1 बाय 1 करके सेट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग कल आप देखोगे कि फॉर्मूले की बात करेंगे, कल हम रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट आपको बताया, कथन कितने होते हैं, निष्कर्ष कितने होते हैं, और 1 बाय 1 करके हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, तो हम लोग कल आगे मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।